Hello everybody, welcome back on our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So dear chemical engineers, जैसा कि आप सबको पता है कि MRPL में शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है और केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के स्लॉट्स हैं काफ़ी जिनमें आप इंटरव्यू देने वाले हैं। तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की मैं बात करने वाला हूं। आज MRPL किन किन सेगमेंट में काम करता है, रिफाइनरी के परस्पेक्टिव से मैं सारे वो टेक्निकल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जिस फील्ड में MRPL काम करता है उससे ही रिलेटेड आज के क्वेश्चंस रहेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि रिफाइनरी से रिलेटेड है, तो आज मैं पेट्रोलियम रिफाइनरी से ही आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आया हूं कि यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइट, जो भी मैं डेटा आपको यहां पे दिखाई देगा, डिट्टो आपका MRPL से वो सेगमेंट लिए गए हैं, वहां से MRPL इन सेगमेंट में काम करता है। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में। अगर आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल आउट कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव कॉल करेंगे और आपका जो केमिकल इंजीनियरिंग के जो आपके एक्सपर्ट पैनल मेंबर है उनके साथ में आपका 1-on-1 क्या होगा, मॉक इंटरव्यूज आपका करवाया जाएगा। चलिए तो शुरू करेंगे आज की कहानी को। और आज हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। और पेट्रोलियम रिफाइनरिंग बेसिकली दो पार्ट है हमारे, और पूरी केमिकल इंजीनियरिंग दो पार्ट है, जिसको आप जनरली बोलते हैं यूनिट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? यूनिट प्रोसेस। और क्या बोलते हैं? यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में केमिकल इंजीनियरिंग के मामले में सबसे ज्यादा डेवलप्ड सेक्टर जो है ना, वो रिफाइनरी है। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जॉब्स भी रिफाइनरी में ही होते हैं। फार्मास्यूटिकल्स इतना केमिकल इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव से ग्रो नहीं हुआ है ना, तो कम जॉब्स हैं उसके अंदर। मेन सेगमेंट की हम बात करें तो रिफाइनरी केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का एक प्योर सेगमेंट है, ठीक है, अगर हम रिसर्च वाले पार्ट को छोड़ दें तो रिफाइनिंग प्रोसेस एंड रिफाइनिंग ऑपरेशन। तो हमें यहां पे रिफाइनिंग प्रोसेस की बात करने वाले हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे रिफाइनिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो है क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या है क्या नहीं है, किससे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको पता है, तो हमें सबको पता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल से आते हैं। द मेन रॉ मटेरियल फॉर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज द क्रूड ऑयल इटसेल्फ। यस और नो? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द क्रूड ऑयल? दिस इज द क्वेश्चन, that what is the crude oil. So first we have to understand that what is the crude oil. So simply crude oil is basically a hydrocarbon. It is the basically multi component mixture. ये एक मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर है क्या बेसिकली? ये है तो हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है बेसिकली ये, ठीक है। हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री में आप सबको पता होगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बनने वाले कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो ये क्या है? एक मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं इन द कॉम्प्लेक्स चेन, जिसका मोलिकुलर वेट बहुत हाई होता है, वेरी हाई मोलिकुलर वेट माय डियर, वेरी हाई मोलिकुलर वेट। इस क्रूड ऑयल में बहुत टाइप की इंप्योरिटीज होती हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ impurities in the terms of sulfur, in the terms of nitrogen, in the terms of metal and also present in the crude. तो ये कुछ इंप्योरिटीज हैं जो क्रूड ऑयल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आता है कि क्लासिफिकेशन क्या है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल को हम बेस्ड ऑन द कंपोनेंट, है ना, बेस्ड ऑन द कंपोनेंट हम डिफरेंट कैटेगरी के अंदर उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो MRPL की अगर हम रिफाइनरी सेक्शन में जाके देखें तो उसके अंदर एरोमेटिक मेंशन नहीं है, ये तीन मेंशन है, ये तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन मेंशन है MRPL के अंदर, बट मैंने यहां पे फोर्थ भी होता है एरोमेटिक भी, वो भी मैंने डाल दिया है। तो हमारे पास में बेस्ड ऑन द कंपोनेंट हमारे पास में बेसिकली चार टाइप के क्रूड ऑयल होते हैं। पहला है आपका पैराफिनिक। पैराफिनिक क्या होगा? पैराफिनिक का आपका फॉर्मूला होगा इन हाइड्रोकार्बन का CnH2n+2, जैसे कि CH4, राइट, जैसे कि CH4। इसमें अगर आप देखें तो CHHH क्या दिख रहा है आपको? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब बॉन्ड क्या है? सैचुरेटेड है। तो ये क्या है? पैराफिनिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है माय डियर,
क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट सवाल आपका बन सकता है पैराफिनिक का, व्हाट इज द पैराफिनिक, फॉर्मूला ऑफ द पैराफिनिक एंड व्हाट इज द पैराफिनिक। पैराफिनिक इज बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन मॉलिक्यूल। अगर ओलेफिनिक की बात करें तो CnH2n, सो दिस इज CnH2n लाइक C2H4, लाइक C2H4, C2H4 ये क्या है? ओलेफिन। C2H4 बोले तो C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H, right? This is C double bond O H, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी पूरी 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा? डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, राइट, क्योंकि डबल बॉन्ड है। सैचुरेशन कब बोलते हैं? जब सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये ओलेफिन क्या हुए आपके? ओलेफिनिक टाइप का क्रूड ऑयल कौन सा हुआ? जिसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? CnH2n। थर्ड टाइप है मेरे पास में नेफ्थैनिक, जिसका फॉर्मूला है CnH2n+2, बट ये सैचुरेटेड रिंग कंपाउंड है माय डियर, सैचुरेटेड रिंग कंपाउंड है, राइट, स्ट्रेट चेन नहीं है। स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को, ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, और इन सब पे H लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है। सैचुरेटेड क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जो कि पैराफिन कहलाएगा, स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है। बट ये क्या है? नेफ्थैनिक, CnH2n, सैचुरेटेड रिंग कंपाउंड है, सैचुरेटेड रिंग कंपाउंड, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, क्या है? नेफ्थैनिक है, ठीक है। फोर्थ आता है मेरा एरोमेटिक, फोर्थ आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या है आपके? अनसैचुरेटेड रिंग कंपाउंड है, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि बेंजीन, ठीक है, अनसैचुरेटेड रिंग कंपाउंड है। तो चारों के चारों आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए दिमाग में कि क्रूड ऑयल के क्या क्या कंपोनेंट्स है और किस बेसिस पे इनको बेसिकली कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी दैट व्हाट इज द क्रूड ऑयल एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स, और यू कैन से व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ऑयल्स। अच्छा हाँ, मैं एक और बात बता दूं कि इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का एक चैनल मिलेगा, टेलीग्राम का आपका टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे निम्बस लर्निंग द्वारा चलाया गया IGP इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो भी मटेरियल है वहां पे हम पोस्ट करते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यू कैन एंजॉय फ्रॉम दैट देयर, ठीक है। नाउ प्रोसेसिंग यूनिट, तो बेसिकली MRPL के अंदर 3 प्रोसेसिंग यूनिट है। हम MRPL की बात कर रहे हैं, हाँ, मतलब हो सकता है किसी कोई एक आधी यूनिट सेम रहेंगी, कोई एक आधा प्रोसेस ऊपर नीचे हो अदर रिफाइनरीज में। तो मैंने जैसे क्या कहा, स्पेसिफिकली MRPL की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो रिफाइनरी प्रोसेस के अंदर मेजरली 3 टाइप की यूनिट होती है, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग और एक ट्रीटिंग यूनिट्स होती है। 3 टाइप की यूनिट्स हैं, ठीक है, 3 टाइप की यूनिट यहाँ पे, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग और ट्रीटिंग यूनिट्स हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्या होता है, रिफाइनरी में प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्या होता है, उसके बाद सेकेंडरी में क्या होता है और ट्रीटिंग में क्या होता है। नाउ लेट्स सी द प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, एक बार हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। सो ये मेरी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट है। प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है कि क्रूड ऑयल को बेसिकली क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द रिलेटिव वॉलेटिलिटी, ठीक है। आप मास ट्रांसफर में पढ़ते हैं रिलेटिव वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट, तो रिलेटिव वॉलेटिलिटी के बेसिस पे यहां पे क्रूड ऑयल को सेपरेट किया जाता है। ये प्राइमरी प्रोसेसिंग है। एक बार ये प्राइमरी प्रोसेसिंग हो जाए उसके बाद में क्या होता है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो बेसिकली ऐड हैं। क्या क्या यूनिट्स है वो, 1 बाय 1 हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि स्पेसिफिकली हम MRPL से ही उठाया गया डेटा है और उनको थोड़ा सा अच्छे से करके आपको समझाई जा रही हैं चीजें। देखो सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या होता है कि फीड स्टॉक जो है वो रिसीव किया जाता है कहां से, फ्रॉम द क्रूड यूनिट, ठीक है। क्रूड यूनिट से फीड स्टॉक भेजा जाता है सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एंड इसको ऑपरेट किया जाता है इन द वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। इनको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। क्लियर है मेरी बात। तो किस किस प्रकार से करते हैं इनको, ये कैसे जो फीड स्टॉक आता है क्रूड यूनिट से
है ना। एक बार मतलब प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट से जो भी आपके पास में रिलेटिव वॉलेटिलिटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव वॉलेटिलिटी, एक बार हमने हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट करके सेकेंडरी यूनिट में भेज दिया। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की यूनिट है जिनके अंदर वो जाते हैं और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पे मेनली सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या क्या है, हाइड्रोक्रैकर यूनिट है, आइसोमराइजेशन यूनिट है, पेट्रोफ्लूइडाइज कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट है, डिलेड कॉकर यूनिट है, और विस ब्रेकिंग यूनिट है, और डीएसफॉल्टर है। तो ये मेनली यूनिट्स हैं जो कि प्राइमरी सेक्शन से आने वाले फीडस्टॉक को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। यहां पे हम 1 बाय 1 लेंगे और इन चीजों को देखेंगे, व्हाट इज द हाइड्रोक्रैकर यूनिट एंड ऑल दैट। चलो सबसे पहले माय डियर हम बात कर लेते हैं हाइड्रोक्रैकर यूनिट को, दैट कि हाइड्रोक्रैकिंग क्या है। सो हाइड्रोक्रैकर यूनिट में क्या होता है भैया, हाइड्रोक्रैकिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोक्रैकिंग। सबसे पहले तो समझो क्रैकिंग क्या होती है, व्हाट इज द क्रैकिंग। सबसे पहले समझते हैं क्रैकिंग को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रैकिंग का समझते हो आप, मतलब क्रैक करना मतलब तोड़ना। ये पेन है, इसको मैं अगर क्रैक कर दूं तो ये लंबा पेन क्या हो जाएगा, टूट के छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाएगा। बस यही है क्रैकिंग। मतलब कि हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स को, हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक किया जाता है। क्रैक करने की भी 2 प्रोसेस होती है, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, है ना। टेम्परेचर एंड प्रेशर के उसमें, या फिर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्रैक करना, ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं। आई होप आपने केमिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ा है। तो हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन को क्रैक करके लोअर मोलिकुलर वेट में हम इसको लेके आते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। ये क्या है, हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन, तो क्रैकिंग करना इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रो क्रैकिंग कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोक्रैकर यूनिट में क्या होता है, क्रैकिंग होती है किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। ठीक है, सो इन दिस यूनिट क्रैकिंग इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग द, इसमें ये जो कैटालिस्ट है ये आपको ध्यान में रखने हैं, टंगस्टन सल्फाइड फॉर द वेपर फेज एंड आयरन फॉर द लिक्विड फेज, ये आपको याद रखने हैं कैटालिस्ट। तो हाइड्रोक्रैकिंग क्या है, क्रैकिंग है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। कैटालिस्ट क्या यूज होता है, वेपर फेज के लिए अलग यूज होता है और लिक्विड फेज के लिए अलग यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेपर के लिए आपका यहाँ पे टंगस्टन सल्फाइड होगा और यहाँ पे लिक्विड के लिए आयरन होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। यहां से आपको मिलता क्या है, यहां पे क्रैकिंग करने के बाद आपको क्या मिलता है, सो इट प्रोड्यूस लोअर मोलिकुलर वेट। जैसा कि मैंने बताया, हाई मोलिकुलर वेट को ही तोड़ के लोअर मोलिकुलर वेट में कन्वर्ट करना ही क्रैकिंग कहलाता है। तो ये लोअर मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन मिलता है जो कि फ्री फ्रॉम है कुछ इंप्योरिटीज से। क्या क्या इंप्योरिटीज, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन। सल्फर और नाइट्रोजन जैसे इंप्योरिटीज को भी हाइड्रोक्रैकिंग की हेल्प से रिमूव किया जा सकता है। और ये ओलेफिन्स को भी सैचुरेट करता है, मतलब उनके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ता है। क्या, हाइड्रोक्रैकिंग। क्लियर है मेरी बात, समझ में आती है। सो दिस इज बेसिकली हाइड्रोक्रैकिंग। तो हाइड्रोक्रैकर यूनिट में क्या होगा, हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन जाएगा जो कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्रैक होता है, मतलब कि लोअर मोलिकुलर वेट में टूटता है। लोअर मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन चेन्स के अंदर उसको टूटना होता है, और वहां पे कैटलिस्ट क्या यूज होते हैं। और यहां पे और एडेड एडवांटेज क्या है कि इंप्योरिटीज भी कुछ यहां से रिमूव की जाती हैं। कौन कौन से, सल्फर और नाइट्रोजन इंप्योरिटीज भी यहां से क्या है, रिमूव कर दी जाती हैं। एक हाइड्रो ट्रीटिंग भी होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, हाइड्रो ट्रीटिंग भी होता है। हाइड्रो क्रैकिंग के साथ में हाइड्रो ट्रीटिंग भी पता होना जरूरी है। तो हाइड्रो ट्रीटिंग का जो मेन काम है ना, वो काम है बेसिकली इंप्योरिटीज को रिमूव करने का। ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ये भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बट इस सेक्शन के साथ में पढ़ते हैं केमिकल टेक्नोलॉजी में, तो इसको मैं आपको इसी के साथ में बता रहा हूं। सो द एम ऑफ द हाइड्रोट्रेटिंग इज द टू रिमूव द इंप्योरिटीज लाइक सल्फर, नाइट्रोजन, मेटल ट्रेसेस लाइक दिस, राइट। सो यहाँ पे आपके सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हैलाइड्स हैं, मेटल ट्रेसेस हैं, इस टाइप की इंप्योरिटीज को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रो ट्रीटिंग। तो इसका मेन पर्पस, हाइड्रो ट्रीटिंग का मेन पर्पस क्रैकिंग करना नहीं होता है, इंप्योरिटीज को रिमूव करना होता है। किसको रिमूव करना होता है, इंप्योरिटीज को। ठीक है, और क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, उनको सैचुरेट करता है।
सैचुरेशन जब आ जाएगी मतलब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो प्रोडक्ट आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ वी कैन स्टेबलाइज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो आप कहोगे कि बाय सैचुरेट देम, बाय सैचुरेट देम। इफ वी सैचुरेट द ऑलिफिन्स और इफ सैचुरेट द थिंग्स, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं? स्टेबलाइज प्रोडक्ट वहां से हम ले सकते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट भी हम याद रखेंगे, क्या कैटलिस्ट यूज होगा? कोबाल्ट एंड मोलिब्डेना यहाँ पे हाइड्रोट्रिटिक के अंदर कैटलिस्ट यूज होते हैं। राइट, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी हाइड्रोक्रैकर यूनिट। ठीक है, सबसे पहली यूनिट आपकी खत्म होगी, उसके बाद में आते हैं आइसोमराइजेशन यूनिट पे। क्या है आइसोमराइजेशन यूनिट? भाई ये बड़ी सिंपल सी आइसोमराइजेशन यूनिट जो है बड़ी सिंपल है। देखो भाई, आप सबको पता है कि पेट्रोल की क्वालिटी चेक होती है ऑक्टेन नंबर से, और ऑक्टेन नंबर के अंदर एन पैराफिन्स जो होते हैं ना, एन पैराफिन्स, वो डिजायरेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता? आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन जितना आपका ज्यादा होगा उतना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, मतलब उतनी क्वालिटी पेट्रोल की ज्यादा होगी। तो आइसोमराइजेशन यही काम करता है। क्या करता है? एन पैराफिन्स को आइसोपैराफिन में कन्वर्ट करता है, एन पैराफिन्स को आइसोपैराफिन में कन्वर्ट करता है, और यूजिंग क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट। तो आपसे यहां पे दो सवाल बन सकते हैं, आइसोमराइजेशन यूनिट का काम क्या है? तो एम पता होना चाहिए आपको। एम आपको पता लग गया क्या है? एन पैराफिन से आइसोपैराफिन में। और दूसरा सवाल बन सकता है वाई क्यों कर रहे हैं भैया ऐसा, क्या हो जाएगा एन पैराफिन को आइसोपैराफिन में कर देंगे तो यहाँ पे पेट्रोल वाली कहानी बता देना जो मैंने बताया है आपको। और कैटालिस्ट पूछ सकते हैं, तो कैटालिस्ट यहाँ पे हम बता देंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है एज अ कैटालिस्ट यूज होता है आइसोमराइजेशन के अंदर। क्लियर है? सो आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। अब आते हैं थर्ड यूनिट पे। ठीक है, और ये एक ऐसी यूनिट है जो कि बोलते हैं कि मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिट होती है। मतलब अगर ये ना होता तो क्या होता? मैक्सिमम जो प्रॉफिट है ना वो इसी से आता है रिफाइनरी के अंदर। अगर एफसीसी ना होता तो क्या होता? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है रिफाइनरी के केस में। तो ये आपकी एफसीसी ही है ना, पेट्रो फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग, आपकी फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग ही है जिसको आप एफसीसी बोलते हैं। होता क्या है इसके अंदर, क्या क्या सवाल बन सकते हैं? मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सवाल बन सकते हैं। ठीक है, देखो चलो ये मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा लिटरेचर की बात ले आया हूं, पता हो तो ठीक है, एक इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ यू आर इनटू द केमिकल इंजीनियरिंग, है ना, आप सिर्फ दिमाग से नहीं आप दिल से भी केमिकल इंजीनियर हो, तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो ये इंट्रोड्यूस हुई है माय डियर 1942 के अंदर। ठीक है, होता क्या है, इसके अंदर दो सेक्शन होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका रिएक्टर का सेक्शन, एक होता है रिएक्टर का सेक्शन, और एक होता है रीजनरेटर का सेक्शन। तो ये रीजनरेटर सेक्शन है और ये रिएक्टर सेक्शन है। रिएक्टर में रिएक्शंस हो रही होंगी, रीजनरेटर में क्या हो रहा होगा कि इस रिएक्शन के अंदर जो आपका कैटलिस्ट यूज हो रहा है, अब जैसे जैसे ओवर द टाइम पीरियड जैसे जैसे कैटलिस्ट आपका यूज होगा तो कैटलिस्ट थोड़ा सा डीएक्टिवेट होना शुरू होगा, राइट। ठीक है, यूटिलाइज होना शुरू होगा, तो मतलब कि उसके ऊपर थोड़ी कोकिंग आ जाएगी, तो उसको रीजनरेट करता है, मतलब उसको फ्रेश बनाता है दोबारा। क्या? रीजनरेटर सेक्शन। क्या बनाता है? रीजनरेटर सेक्शन उसको दोबारा से फ्रेश बनाता है और दोबारा से फेड किया जाता है रिएक्टर के अंदर, और ये इसी प्रकार से चलता रहता है। तो रीजनरेटर के अंदर अच्छा खासा आपका रीजनरेशन हो जाता है कैटलिस्ट का। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, अब थोड़ा सा इसकी प्रोसेस समझ लेते हैं। देखो ये रिएक्टर है आपका, तो यहां से आपने हाइड्रोकार्बन फीड डाली है। क्या डाली आपने? हाइड्रोकार्बन फीड डाली है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, फीड है आपकी, लेट सपोज कुछ भी फीड है आपकी, लेट सपोज ए आपकी फीड है और सी आपका कैटलिस्ट है, यूटिलाइज हुए कुछ प्रोडक्ट आपके बना दिए। ये प्रोडक्ट किस में चले गए? आपके फ्रैक्शनेटर में। फ्रैक्शनेटर क्या होता है भैया? तो जनरली हमें पता है कि यहाँ पे डिस्टिलेशन कॉलम बेसिकली यूज होता है। क्या यूज होता है? डिस्टिलेशन कॉलम बेसिकली यहाँ पे यूज होता है। तो डिस्टिलेशन कॉलम की एक अलग कहानी है, उसको एक बार अपन थोड़ा साइड में रखते हैं, उसको आते हैं उसके ऊपर भी। पहले एक बार इस वाली कहानी सुन लो। तो यहाँ पे ए आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, मान लो कि रिएक्टेंट है, सी आपका कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट ने रिएक्शन के अंदर भाई रिएक्शन तो आपको पता है कैसे होती है कि कैटलिस्ट के सरफेस पे एक्टिव साइड्स पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिट होते हैं, रिएक्शन करते हैं और चले जाते हैं, है ना, कचरा बचरा उसके एक्टिव साइड पे छोड़ के चले जाते हैं। अब जो कैटलिस्ट के सरफेस पे कचरा आ गया है, अब दोबारा वैसे कचरा जमा होता जाएगा, तो कितने दिन तक बेचारा कैटलिस्ट काम करता रहेगा? तो उसके लिए कैटलिस्ट को भी रीजनरेशन, नहाना धोना पड़ेगा। कचरा आ गया तो नहाना धोना पड़ेगा ना।
है ना, तो रीजनरेट करना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि कैटालिस्ट, जो यूज्ड कैटालिस्ट है उसको हम कोक्ड कैटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोक्ड कैटालिस्ट। और ये आता है रीजनरेटर सेक्शन में। किस में आता है? रीजनरेटर सेक्शन में आता है। रीजनरेटर में क्यों आता है? इसको रीजनरेट होना है, नहाना धोना है यहाँ पे। रीजनरेटर सेक्शन के अंदर आपका कैटलिस्ट की जो कचरा आ गया था, जो एक्टिव साइड ब्लॉक हो गई थी, उनको बढ़िया साबुन लगा के धोया जाता है। मतलब उसको दोबारा से रीजनरेट किया जाता है, ताकि दोबारा से रीजनरेट करने के बाद में दोबारा से ये रीजनरेटेड कैटलिस्ट को दोबारा से इसके अंदर फीडबैक किया जाए और फिर से हमें अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन मिले, अच्छा हमें प्रोडक्ट मिले। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, है ना। अब यहां पे देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। रीजनरेटर के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और यहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये सवाल गेट में, पीएसयू में बहुत बार पूछा गया है, इंटरव्यू में भी पूछे जाने वाला सवाल है। तो एफसीसी के अंदर याद रखना, रिएक्टर के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन और इसके अंदर रीजनरेटर के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है? हीट इवॉल्व होती है। क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है। यस और नो? यहां से क्या होती है आपकी हीट? क्या होती है? रिलीज होती है। अब ये जो हीट है ना, ये वाली जो हीट है, ये ही बेसिकली इस कैटालिस्ट को रीजनरेट करने काम आ जाती है। मतलब एक्स्ट्रा हमें हीट लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा इस यूनिट को ऑपरेट करने के लिए हमें फर्दर हमें कहीं बाहर से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से मिलने वाली हीट से ही हमारा काम चल जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत लो हो गई, और जिस यूनिट की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत लो हो गई, और यहां पे जो कैटालिस्ट का रीजनरेशन है वो भी बहुत बढ़िया होता है। लग ही क्या रहा है आपका? लग ही क्या रहा है और उससे कर क्या रहे हो? ऐसा कहते हैं कि जो क्रैक किसी से ना हो एफसीसी में डाल दो, एफसीसी हर एक को क्रैक कर देगा। तो मतलब कचरा फचरा सब जो आपके हाई मोलिकुलर हाइड्रोकार्बन थे एफसीसी में डाल दिए और ये यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर आपके मिल जाएंगे। ये क्या करता है? इसको क्रैक किया, इस तरीके से क्रैक किया, और अब ये क्या हुआ? मोलिकुलर वेट के हिसाब से डिस्टिलेशन कॉलम जो इनको सेपरेट कर देगा। जैसे कि आपका गैस हो गया, गैसोलीन हो गया, है ना, इस प्रकार से आपका डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, है ना, LF हो गया, HF हो गया। इस तरीके से ये डिस्टिलेशन कॉलम जो है वो अलग अलग ड्यू टू द वोलेटिलिटी इन प्रोडक्ट्स को क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? जियोलाइट पाउडर एफसीसी के अंदर यूज होता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन बनते हैं इसके अंदर? इसके अंदर एक तो आपके पास में रिएक्टर, रीजनरेटर, रिएक्टर के अंदर एंडोथर्मिक, रीजनरेटर के अंदर एक्सोथर्मिक। कैटलिस्ट क्या यूज होता है? और इससे हमें अच्छा हाई ऑक्टेन का गैसोलीन मिलता है ना। ये जो गैसोलीन मिल रहा है हमें, हाई ऑक्टेन का गैसोलीन यहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एफसीसी से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है। फिर भी अगर कुछ और भी डाउट रह जाता तो कमेंट सेक्शन में लिखो यार, मैं पर्सनली डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और टेलीग्राम पे भी करो मुझे आप, है ना, टेलीग्राम पे भी स्क्रीनशॉट लेके मार्क करके बता दो कि सर ये वाला आप दोबारा बताओ, मैं वहां पे भी रिस्पॉन्ड करूंगा आपको। डिलेड कोकिंग यूनिट क्या है? डिलेड कोकिंग यूनिट, अरे वापिस आ जा। चलिए, तो देखो डिलेड कोकिंग क्या है भैया? थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस है। डिलेड कोकिंग जो है एक थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस है यूज इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग टू अपग्रेड द कन्वर्ट पेट्रोलियम रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या होते हैं? जो बॉटम से प्रोडक्ट मिलते हैं ना, जो बॉटम का हाइड्रोकार्बन मिलता है उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है, जो कि कहां से आता है? बेसिकली VDU से, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट से जो आता है ना, उसको रेजिड्यू बोलते हैं। रेजिड्यू, उस रेजिड्यू को क्रैक करता है बेसिकली, है ना, विद द हेल्प ऑफ थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, मतलब कि कचरा बचरा जो भी बच गया ना, अब डिलेड कोकिंग यूनिट के अंदर डाल दो, थर्मल विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वहां पे चीजों को क्रैक किया जाएगा। हाई मोलिकुलर वेट जो रेजिड्यू है ना, वो हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन ही तो है। हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन को लोअर मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन में लेके आना है। तो लोअर मोलिकुलर जो कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो यूजफुल होते हैं। ठीक है, जैसे गैसोलीन है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, डीजल है, ये क्या है? ऊपर वाले प्रोडक्ट्स हैं जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं, जो कि लाइटर हाइड्रोकार्बन्स हैं। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वो क्या है? हैवियर हाइड्रोकार्बन्स, जिनकी इतनी वैल्यू है नहीं मार्केट के अंदर। तो हम क्या चाहेंगे कि जो लोअर प्राइस वाले जो हैं, मतलब कि जिनका वैल्यू इतना नहीं है मार्केट के अंदर, उसको किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी प्रॉफिटेबल तरीके से उनको क्रैक करके अगर लोअर मोलिकुलर वेट रेंज में ले आए हम, तो उनकी वैल्यू हम मार्केट में ज्यादा उठा सकते हैं। ठीक है, तो डिलेड कोकिंग यूनिट के अंदर क्या है? डिलेड कोकिंग यूनिट इज अ थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस, जिसके अंदर किसको करता है? वो
वो बेसिकली जो पेट्रोलियम रेजिड्यू उनको क्रैक करता है इनटू द लिक्विड एंड गैस प्रोडक्ट स्ट्रीम लिविंग बिहाइंड और उसके बाद में क्या बच जाएगा अपने पास में, सॉलिड कंसंट्रेटेड कार्बन मटेरियल हमारे पास में बच जाता है, जिसको हम पेट्रोलियम कोक बोलते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम कोक बोलते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम कोक अगर से पूछे तो क्या हो, आप कहोगे कि सॉलिड, पूछे कि भैया बताओ पेट्रोलियम कोक क्या है, आप कहोगे कि डिलेड कोकर यूनिट से लिक्विड एंड गैस प्रोडक्ट निकलने के बाद में जो हमारे पास में फाइनली जो वेस्ट बचता है पेट्रोलियम का और यू कैन से हाइड्रोकार्बन का सॉलिड कॉन्सेंट्रेटेड वेस्ट जो होता है उसको पेट्रोलियम कोक कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यूनिट क्या है, विज ब्रेकर यूनिट। विज ब्रेकर यूनिट, तो विज ब्रेकिंग क्या होती है, विज ब्रेकिंग बेसिकली एक माइल्ड थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस है, जिससे क्या होता है ये विस्कोसिटी को रिड्यूस करता है एंड पावर पॉइंट को भी रिड्यूस करता है। ये आप ध्यान रखना, इसका मेन नेम याद रखना विज ब्रेकिंग का, कि विज ब्रेकिंग क्या है, थर्मल क्रैकिंग ही है विज ब्रेकिंग। विज ब्रेकिंग इज अ पार्ट ऑफ थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग इज व्हाट, द क्रैकिंग विच इज occur in the presence of temperature and pressure, है ना, हाई टेम्परेचर की कंडीशंस यहां पे रखी जाती है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। बट इसके अंदर अगर मैं डिलेड कॉक की बात करूं ना, डिलेड कॉक के अंदर जो कंडीशंस यूज की जाती है उससे माइल्ड कंडीशन विज ब्रेकर यूनिट के अंदर यूज की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए विज ब्रेकिंग भी काइंड ऑफ एक थर्मल क्रैकिंग ही है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, विस्कोसिटी को लो करता है और पावर पॉइंट को क्या करता है, लो करता है। ठीक है ना, पावर पॉइंट को क्या करता है, पावर पॉइंट को भी रिड्यूस करता है। राइट, बनती इतनी बात। चलो, तो ये थी आपकी विज ब्रेकर यूनिट। राइट, चलिए नाउ लास्ट एंड फाइनल, दिस इज द डीएस फॉल्टर। डीएस फॉल्टर ये लास्ट यूनिट है आपकी। डीएस फॉल्टर के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये क्रूड ऑयल रिफाइनरी की वो यूनिट है और जिसके अंदर बिटुमिन अपग्रेडर, और इसको बिटुमिन अपग्रेडर भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एस्फॉल्ट जो है ना, या आप यूं कह सकते हैं कि बिटुमिन उसको क्रूड ऑयल के अंदर से सेपरेट करता है। इसके बारे में बेसिकली कोई खास पूछता नहीं है। ठीक है ना, तो क्या करता है बेसिकली, ये क्या करता है, इसको हम बिटुमिन अपग्रेडर भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, सेपरेट एस्फॉल्ट फ्रॉम द क्रूड ऑयल। ठीक, क्रूड ऑयल में से बिटुमिन हो गया, एस्फॉल्ट जो हो गया, उनको रिमूव करता है, इसको डीएस फॉल्टर यूनिट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। चलो अब आ जाओ लास्ट आप ट्रीटिंग यूनिट पे। तो हमने यहाँ पे, अगर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ पे सारी देखी थी कि हमारे पास में 3 टाइप की यूनिट्स होती हैं, 3 टाइप की। प्राइमरी प्रोसेसिंग देख लिया हमने, रिलेटिव वोलेटिलिटी के हिसाब से क्रूड ऑयल को सेपरेट करता है। उसके बाद में सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट भी भेजते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या है, यूनिट्स हैं, जिनके किसी के अंदर क्रैकिंग हो रही है, क्रैकिंग के जो टाइप्स हैं, जो तरीके हैं वो डिफरेंट है, किसी के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। उसके बाद में लास्ट में ट्रीटिंग, लास्ट में ट्रीट करना है। ट्रीट क्या करना है, जो भी भाई इंप्योरिटीज रह गई ना, उन इंप्योरिटीज को रिमूव करना है, उन इंप्योरिटीज को रिमूव करना है। ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं है ना कि कहाँ गया, ऐसे नहीं है कि जैसे यहाँ पे आपको गैसोलीन प्रोडक्ट मिला, जैसे मान लो एफसीसी से आपको यहाँ पे गैसोलीन प्रोडक्ट मिल गया, ये यहाँ पे सीधा के सीधा आप अपनी पेट्रोल जो है सीधा के सीधा अपनी बाइक में नहीं डाल लोगे, सीधा के सीधा अपने फिल नहीं कर दोगे, सीधा के सीधा पेट्रोल स्टेशन पे नहीं जाएगा, ये ट्रीटिंग यूनिट में जाएगा। इंप्योरिटीज जो हैं उनको रिमूव किया जाएगा, आपके इंजन से अप टू द मार्क किया जाएगा, है ना, आपके इंजन के हिसाब से स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, उसके बाद यूज होगा। तो वो ट्रीटिंग यूनिट है। ट्रीटिंग यूनिट के अंदर क्या क्या है चलिए अभी देख लेते हैं। ट्रीटिंग के अंदर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, जैसे कि हाइड्रो ट्रीटिंग बताया तुमने। हाइड्रो ट्रीटिंग क्यों यूज हुआ था, टू रिमूव द इंप्योरिटीज। तो ट्रीटिंग यूनिट में सिंपल सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ट्रीटिंग यूनिट क्या होती है, क्या करते हैं ट्रीटिंग यूनिट के अंदर, प्रोसेस करते हैं क्या। अब आप घबरा गए, ट्रीटिंग यूनिट तो कभी सुना ही नहीं। ट्रीटिंग यूनिट में बेसिकली इंप्योरिटीज को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, इंप्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है ट्रीटिंग यूनिट के अंदर। ठीक है ना, चलो तो क्या करते हैं कि दिस प्रोसेस ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, जो कि बेसिकली आपका प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और ट्रीटिंग यूनिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है किसमें, टू रिमूव द इंप्योरिटीज, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, मेटल फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि जो इंप्योरिटीज है, जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, मेटल ट्रेसेस है, हैलाइड्स है, इन सब को रिमूव करता है ट्रीटिंग यूनिट्स। और ये प्रोडक्ट को मोर वैल्यू ऐड करते हैं इनके अंदर, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी की वो बढ़ाई जा सके। इसके अंदर डिफरेंट है, जैसे कि एलपीजी है, नैप्था है, कैरोसिन है इस यूनिट में इनकी ट्रीटिंग की जाती है। गैस ऑयल के अंदर
इसके अंदर गैस ऑयल की जाती है, डीजल की जाती है ना। इसी प्रकार से सारे हाइड्रोट्रीटिंग वही आ गया। तो ये सारे के सारे जो हैं एफसीसी के अंदर, जो भी एफसीसी से जो गैसोलीन आपका मिलता है उसका ट्रीटमेंट वाली यूनिट है ना, इस गैसोलीन को अप टू द स्टैंडर्ड किया जाएगा। इसके जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव की जाएंगी, है ना। सल्फ़र, कहीं अगर सल्फ़र है तो सल्फ़र रिकवरी सेक्शन में जाएगा, वहाँ से सल्फ़र निकाल के कहीं और यूज़ करेंगे। तो ये सारे के सारे सेक्शन क्या हैं आपके, बेसिकली ट्रीटिंग सेक्शंस हैं जो आपके क्या करते हैं, जो कि आपकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था एक बहुत ही अच्छा केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप आपको इस सेशन में मज़ा भी आया होगा। इस वीडियो को प्रॉपर देख के जाइए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। मैंने पूरा टू द पॉइंट एमआरपीएल से ही लिया है। एमआरपीएल किस में काम करता है, एफसीसी में काम करता है, कौन क्या क्या सेक्शन है, पूरा का पूरा ये जो ब्यौरा है ना टेक्निकल, ये पूरा का पूरा एमआरपीएल का है। और अगर आप ये पढ़ के चले गए और आपने इसी तरीके से जवाब दिए जो मैंने बताए हैं, मैं बता रहा हूं कि सामने वाले को पता लग जाएगा कि दिस गाय इज मेड फॉर द रिफाइनरी। ठीक है, चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से गूगल फॉर्म फिल आउट कर दें ताकि आप अपना मॉक अरेंज करा सकें एमआरपीएल के लिए। इंटरव्यू में जाने से पहले मुझे लगता है कि 2 मॉक आपको दे देने चाहिए, ठीक है। एंड केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत, मुझे लगता है कि शायद ही कोई हो ऐसा जो कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, बट हमारी एक्सपर्ट पैनल टीम जो है ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा है। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.